नमस्कार प्यारे शिक्षक साथियों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मैं सूर्यभान भास्कर आपको CDP के 120 क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है यूपी टेट में। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगे, अच्छी लगे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला पार्ट है बाल विकास से जो प्रश्न पूछे गए हैं, बाल विकास एवं अधिगम सिद्धांत से प्रश्न पूछे गए हैं, उन प्रश्नों को पहले देखेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है आपका कि कोहलर ने अपने सूझ के सिद्धांत का प्रयोग किस पर किया था। जो कोहलर थे वो अपने सूझ के सिद्धांत का प्रयोग है किस पे किए थे। तो ये है आपका किस पे किए थे, तो सुल्तान नामक चिंपैंजी, इसका उत्तर हो जाएगा सुल्तान नामक चिंपैंजी पर जो है कोहलर ने अपने सूझ का सिद्धांत प्रयोग किया था। उसके बाद से अगला क्वेश्चन है आपका कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। तो क्रिया प्रसूत और अनुबंधन के सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं वो हैं आपके BF स्किनर, यानी कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत के प्रतिपादक आपके जो हैं BF स्किनर हैं, BF स्किनर। चलिए बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत, यानी बुद्धि का जो द्विकारक सिद्धांत है किसने दिया था या किसने प्रतिपादित किया था, तो वो थे आपका स्पेयरमैन जो बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत के प्रतिपादक जाने जाते हैं, स्पेयरमैन हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया था। तो ये थॉर्नडाइक जो थे, इन्होंने प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया था, थॉर्नडाइक ने। अगला क्वेश्चन है आपका कि थॉर्नडाइक ने अपने प्रयोग किस जीव पर किया था। तो वो बिल्ली पे किए थे। जो थॉर्नडाइक थे वो अपना प्रयोग जो है बिल्ली पे किए थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका कि शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत के लिए पावलोव को नोबेल पुरस्कार कब मिला था। यानी शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत किसने दिया था, तो ये पावलोव दिए थे। और उनको नोबेल पुरस्कार जो है कब मिला था, तो वो मिला था आपका 1904 में। ये कुत्ते पे प्रयोग किए थे, पावलोव जो है कुत्ते पे अपना प्रयोग किए थे। जीन पियाजे के अनुसार, अगला क्वेश्चन है आपका कि जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं। तो संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं मानी गई हैं जीन पियाजे के अनुसार। पहली अवस्था आपका है संवेदी प्रेरिक अवस्था, दूसरी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और चौथी अवस्था है जो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था मानी गई है। उसके बाद से अगला क्वेश्चन है आपका कि स्कीमा की अवधारणा किससे संबंधित है। जो स्कीमा की अवधारणा है वो किससे संबंधित है, तो जीन पियाजे से जो है स्कीमा की अवधारणा जो है जीन पियाजे से संबंधित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है वाइगोस्की के अनुसार बच्चे के विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है। यानी कि तो यह है सामाजिक अंतःक्रिया, जो है सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है आपका सामाजिक अंतःक्रिया है। अब है आपका JPD, यानी कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, समीपस्थ विकास क्षेत्र की अवधारणा किसने दी है। यानी JPD की जो अवधारणा है किसने दी है, तो ये लेवाइगोस्की ने दी है, लेवाइगोस्की ने। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका कि नैतिक विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। जो नैतिक विकास है, तो ये नैतिक से जो है लॉरेंस कोहेनबर्ग जो है नैतिक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक माने जाते हैं। कोहेनबर्ग के अनुसार परंपरा नैतिक स्तर किस आयु वर्ग में होती है। तो ये है आपका कम से कम आपका 10 से 13 वर्ष की आयु में ये होती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका कि मनोसामाजिक विकास सिद्धांत किसने दिया था। जो ये मनोसामाजिक विकास सिद्धांत है
ये किसने दिया था? तो मनोसामाजिक विकास सिद्धांत जो दिए थे एरिक एरिक्सन ने दिए थे, एरिक एरिक्सन, ठीक है, एरिक एरिक्सन दिए थे। उसके बाद से है मल्टीपल इंटेलिजेंस, बहुबुद्धि सिद्धांत के जनक अगर पूछ दे आपका कि बहुबुद्धि सिद्धांत के जनक कौन है बहुबुद्धि सिद्धांत के, तो वो है हार्वर्ड गार्डनर, जो है बहुबुद्धि सिद्धांत के जनक माने जाते हैं। तरल एवं ठोस बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? तो आरबी कैटल ने जो है तरल एवं ठोस बुद्धि का सिद्धांत दिया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका कि प्रयोजनवादी शिक्षा के समर्थक कौन थे? जो प्रयोजनवादी शिक्षा है उसके समर्थक जो थे जॉन डीवी थे। जॉन डीवी जो है प्रयोजनवादी शिक्षा के समर्थक थे। अगला क्वेश्चन है कि अधिगम का क्षेत्रीय सिद्धांत किसने दिया था? जो अधिगम का क्षेत्रीय सिद्धांत है यह किसने दिया था? तो उत्तर है आपका इसका कि कुर्ट लेविन ने। अधिगम का क्षेत्रीय सिद्धांत देने वाले जो थे, फील्ड थ्योरी जो दिए थे, वो कुर्ट लेविन ने दिए थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है अल्बर्ट बंडूरा। अल्बर्ट बंडूरा किस सिद्धांत से संबंधित है? ये हैं सामाजिक अधिगम सिद्धांत से संबंधित है अल्बर्ट बंडूरा। उसके बाद से मनोविश्लेषणवाद के जनक अगर पूछ दे कि मनोविश्लेषणवाद के जनक कौन है, तो सिगमंड फ्रायड जो है मनोविश्लेषणवाद के जनक माने जाते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि फ्रायड के अनुसार मन की 3 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं? तो पहला है आपका इदम, अहम और परा अहम। ये फ्रायड के अनुसार जो है मन की 3 अवस्थाएं बताई गई हैं। अब पार्ट 2 आ गया है। यहाँ से आपका पार्ट 2 में है वृद्धि एवं विकास से जो क्वेश्चन संबंधित हैं उसको देखेंगे कि वृद्धि एवं विकास से कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं। चलिए, वृद्धि एवं विकास एक ऐसी प्रक्रिया है, यानी कि विकास एक कैसी प्रक्रिया है? तो ये जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, यानी कि विकास कभी रुकने वाली प्रक्रिया आपकी नहीं है, ये जीवन भर चलती रहती है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका कि मानव विकास के क्षेत्र की अवस्था को उथल पुथल की अवधारणा या तूफान और तनाव की अवस्था कहा जाता है। तो ये है किशोरावस्था को तूफान की अवस्था कहा जाता है, तनाव की अवस्था कहा जाता है। ये किसके अनुसार है? तो स्टैनले हॉल के अनुसार, यानी कि स्टैनले हॉल ने किशोरावस्था को तूफान की अवस्था कहा है, तनाव और तूफान की अवस्था कहा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका कि शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है? तो चिंतन, यानी कि जब बच्चा छोटा होता है तो वो चिंतनशील नहीं होता है, वो किसी बात की कोई चिंता नहीं करता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका कि खिलौनों की आयु किस अवस्था को कहा जाता है? यानी जो टॉय एज है वो किस अवस्था को कहा जाता है? तो पूर्व बाल अवस्था जो होता है उसको टॉय एज के नाम से जाना जाता है, पूर्व बाल्य अवस्था। बाल्य अवस्था को अनोखा काल किसने कहा था? अगर ये प्रश्न पूछ दे कि बाल्य अवस्था को अनोखा काल किसने कहा था, तो इसको कहा था कोल एवं ब्रूस ने जो है बाल्य अवस्था को अनोखा काल कहा था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि मस्तक ध्वमुखी विकास का अर्थ है, यानी कि मस्तक से मतलब सिर से पैर की ओर, ठीक है। तो ये विकास का अर्थ है सिर से पैर की ओर होता है। मस्तक ध्वमुखी जो विकास है सिर से पैर की ओर होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका कि केंद्र से परिधि की ओर विकास का क्या अर्थ है? तो केंद्र से परिधि की ओर विकास का अर्थ है कि विकास शरीर के केंद्र से शुरू होकर बाहर की ओर जाता है, यानी कि शरीर के केंद्र से शुरू होकर बाहर की ओर जाता है। यानी कि जैसे कि पहले शरीर का विकास होता है, धीरे धीरे हाथ पैर इस सब का विकास होता है, तो ये शरीर से शुरू होकर बाहर के भागों तक पहुंचता है। तो ये होता है आपका केंद्र से परिधि की ओर विकास। अब है अगला क्वेश्चन किशोरावस्था की अधिकतम यानी जो अवधि है क्या मानी गई है? किशोरावस्था की जो अवधि है वो क्या मानी गई है? तो 12 से 18 वर्ष की जो अवस्था होती है उसको किशोरावस्था कहते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है बच्चे के समाजीकरण की
प्राथमिक संस्था कौन सी है? बच्चे की जो समाजीकरण की प्राथमिक संस्था जो है परिवार है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। समाजीकरण की द्वितीयक संस्थाएं कौन सी हैं? तो ये विद्यालय एवं मीडिया जो है समाजीकरण की द्वितीयक संस्थाएं मानी जाती हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका कि विकास पर आनुवंशिकता और पर्यावरण का प्रभाव कैसा होता है? तो दोनों की अंतःक्रिया का परिणाम है। जो विकास है यह दोनों की अंतःक्रिया का परिणाम है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बुद्धि क्या है? तो बुद्धि क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कि सीखने की क्षमता और मूर्ति चिंतन का योग्यता जो है बुद्धि कहलाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गैंग एज किसे कहते हैं? किस अवस्था को कहते हैं? तो बाल्यावस्था को गैंग एज कहते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है बालक का विकास आनुवंशिक तथा वातावरण का क्या है? तो ये है गुणनफल है, जो है आनुवंशिक वातावरण का जो है गुणनफल है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जो संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है उत्तेजना या भावों में उथल पुथल जो होता है संवेग कहलाता है। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियाँ कितनी होती हैं? तो 14 होती हैं। मूल प्रवृत्तियों को 14 बताया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका कि भय संवेग कौन से मूल प्रवृत्ति से जुड़ी है? तो ये पलायन से जुड़ी है। उसके बाद से अगला क्वेश्चन है आपका कि आत्मगौरव किस अवस्था में तीव्र होता है? तो किशोरावस्था में जो है आत्मगौरव तीव्र हो जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के। भाषा विकास सिद्धांत किसने दिया था? तो नॉन चॉम्स्की ने जो है भाषा विकास का सिद्धांत नॉन चॉम्स्की ने दिया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चॉम्स्की के अनुसार बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता कैसे होती है? तो ये जन्मजात होती है, यानी बच्चा जन्म से ही भाषा को सीखना शुरू कर देता है। अब पार्ट 3 है आपका। पार्ट 3 देखेंगे। ये इससे जो बुद्धि व्यक्तित्व एवं मापन से जो संबंधित क्वेश्चन है ये पार्ट 3 में है आपके, तो इसको देख लेंगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। दिया है कि बुद्धि लब्धि का सूत्र क्या होता है? तो बुद्धि लब्धि का सूत्र होता है मानसिक आयु बटा में वास्तविक आयु गुणे 100। मानसिक आयु बटा में वास्तविक आयु गुणे 100 होता है, यानी कि IQ बराबर हो जाता है आपका IQ बराबर हो जाता है IQ बराबर आपका हो जाता है CA बटा में IQ बराबर होता है आपका 1 मिनट, हाँ, एम ए बटा में CA गुणे 100। IQ बराबर आपका हो जाएगा, यानी कि एम में क्या हो जाएगा आपका मानसिक आयु हो जाएगा और CA क्या हो जाएगा वास्तविक आयु हो जाएगा, बट्टा में गुणे 100 हो जाएगा इसका IQ का। तो ये बुद्धि लब्धि का सूत्र होता है। बढ़ते हैं IQ के सूत्र का अगर प्रतिपादन पूछ ले कि सूत्र किसने दिया था? तो टर्मन ने दिया था। कब दिया था? तो 1916 ईस्वी में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है सामान्य बुद्धि वाले बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? तो 90 से 109 के बीच में होती है। जो सामान्य बुद्धि के बालक होते हैं उसमें IQ जो होता है 90 से 109 के बीच में होता है। आपका प्रतिभाशाली जो बालक होते हैं उनका IQ कितना होता है? तो 140 से अधिक वाले जो बच्चे होते हैं IQ लेवल के 140 से अधिक वाले बच्चे जो होते हैं वो उनको प्रतिभाशाली बच्चे कहते हैं। उसके बाद से आपका मानसिक आयु की अवस्था किसने दी थी? अवधारणा जो है मानसिक आयु की अवधारणा जो है किसने दी थी? तो ये अल्फ्रेड बिने ने दी थी 1908 ईस्वी में। अल्फ्रेड बिने ने मानसिक आयु की अवधारणा को दिया था, अल्फ्रेड बिने। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम बिने साइमन बुद्धि परीक्षण कब हुआ था? तो ये 1905 में हुआ था। प्रथम बिने जो है बुद्धि परीक्षण जो है 1905 में हुआ था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका कि व्यक्तित्व शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है? तो ये हुई है परसोना से हुई है, जिसका अर्थ होता है मुखौटा। इसका अर्थ होता है मुखौटा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका कि अंतर्मुखी और बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने दिया था? इसका सिद्धांत जो दिए थे कार्ल युंग ने दिया था। उसके बाद से प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण यानी कि TAT के प्रतिपादक अगर पूछ दे TAT के प्रतिपादक कौन है? तो ये हैं मरे ऑन मार्गन जो हैं
टीएटी के प्रतिपादक हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका कि बाल अंतर्बोध परीक्षण किसने बनाया था? तो बाल अंतर्बोध परीक्षण यानी CAT, कैट मीन्स बिल्ली नहीं होता है, चिल्ड्रेन। इसका फुल फॉर्म देख लीजिए, चिल्ड्रेन अप्रिसिएशन टेस्ट, ठीक है। तो ये होता है आपका कैट, यानी कि इसका सिद्धांत किसने दिया था? तो लियोपोल्ड बेकल ने दिया था। लियोपोल्ड बेकल ने दिया था। स्याही धब्बा परीक्षण किसने दिया था? स्याही धब्बा परीक्षण जो है हरमन रोसा ने दिया था। हरमन रोसा ने जो है स्याही धब्बा परीक्षण को दिया था, हरमन रोसा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका कि टीचिंग की किंडरगार्टनर विधि के जनक अगर पूछ दिए तो फ्रोबेल जो है किंडरगार्टनर विधि के जनक माने जाते हैं। डाल्टन विधि के प्रतिपादक अगर पूछ दिया जाए तो डाल्टन विधि के जो प्रतिपादक है हेलेन पार्कहर्स्ट माने जाते हैं। हेलेन पार्कहर्स्ट जो है डाल्टन विधि के प्रतिपादक माने जाते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका कि प्रोजेक्ट विधि के जनक कौन है? तो प्रोजेक्ट विधि के जो जनक कौन, यानी कि प्रोजेक्ट विधि के जो है जनक हैं विलियम किलपैट्रिक, जो है प्रोजेक्ट विधि के जनक माने जाते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका कि ह्यूरिस्टिक विधि की खोज या जनक कौन है? तो वो आर्मस्ट्रांग जो है ह्यूरिस्टिक विधि के जनक माने जाते हैं, आर्मस्ट्रांग। उसके बाद से आपका अगला क्वेश्चन है कि मापन का सबसे निचला स्तर कौन सा है? तो मापन का जो सबसे निचला स्तर है वो नामित स्तर है। नामित स्तर जो मापन का सबसे निचला स्तर माना जाता है, नामित स्तर। उसके बाद से अगला क्वेश्चन है आपका कि मापन का सबसे शुद्ध और सर्वोत्तम स्तर कौन सा है? तो ये अनुपात स्तर है। शुद्ध और सर्वोत्तम स्तर जो की बात कही जाए तो अनुपात स्तर है। उसके बाद से अगला क्वेश्चन है आपका कि सृजनात्मकता का मुख्य घटक कौन सा है? तो ये अपसारी चिंतन जो है सृजनात्मकता का जो है मुख्य घटक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि ब्रेन स्टॉर्मिंग विचारवेश विधि का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो ये सृजनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आपका गहने के अधिगम सोपानिकी में कितने स्तर हैं? तो 8 स्तर हैं जो है अधिगम सोपानिकी में जो है 8 स्तर हैं। उसके बाद से पार्ट 4 देखते हैं, यानी 4 नंबर देख लेते हैं आपका। इसमें क्या है आपका समावेशी शिक्षा एवं शिक्षण विधाएं से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। तो समावेशी शिक्षा का अर्थ क्या है? समावेशी शिक्षा का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है सभी बच्चों को बिना किसी भेदभाव के एक ही विद्यालय में एक साथ शिक्षा देना समावेशी शिक्षा कहलाता है, चाहे वह बच्चा किसी भी वर्ग से आता हो। उसके बाद से लेखन से संबंधित विकार है, यानी कि डिसलेक्सिया जो है ये किससे संबंधित है? तो पठन से जो है आपका पठन से। लेखन से जो है आपका डिस्ग्राफिया है, लेखन से जो है डिस्ग्राफिया है। उसके बाद से डिसकैलकुलेसिया जो है किससे संबंधित है? तो ये गणितीय गणना से संबंधित है। डिसकैलकुलेसिया जो है गणितीय गणना विकार से संबंधित है। उसके बाद से एडीएस का पूर्ण रूप क्या होगा? तो एडीएस का जो पूर्ण रूप होगा अटेंशन डिफेक्ट हाइपरेटिव डिसऑर्डर, यानी कि हाइपरेटिव जो है डिसऑर्डर इसका हो जाएगा फुल फॉर्म। अब है आपका ध्यान अभाव, इसका हिंदी में देख लीजिए ध्यान अभाव अति सक्रियता विकार जो है आपका, इसका हिंदी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका कि ब्रेल लिपि का आविष्कार किसने किया था? तो लुई ब्रेल ने जो है ब्रेल लिपि का आविष्कार किया था। 6 बिंदुओं पर आधारित है यह। दृष्टिबाधित बच्चों के लिए ये प्रयोग किया जाता है। अब है आपका अगला क्वेश्चन है आपका कि NEP 2020 या RT 2009 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर शिक्षक छात्र का अनुपात कितना होना चाहिए? तो ये होना चाहिए यानी कि 30 छात्रों पर 1 शिक्षक होना चाहिए, यानी कि 1:30 का होना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर शिक्षक छात्र अनुपात क्या होना चाहिए? तो ये है उच्च प्राथमिक स्तर पे अगर बात की जाए तो 1:35 का होना चाहिए, यानी कि 1:35 का मतलब कि 1 शिक्षक पे जो है 35 छात्र होने चाहिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका
कि RTE एक्ट 2009 के तहत प्राथमिक शिक्षक के लिए एक सप्ताह में न्यूनतम कितने कार्य घंटे तय होता है? तो एक सप्ताह में 45 कार्य घंटे तय होता है, यानी कि तैयारी सहित उसमें शामिल होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा NCF 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका कैसी होनी चाहिए? तो ये सुविधादाता की होनी चाहिए, सुविधादाता की होनी चाहिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका सुविधादाता की होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है आपका NCF 2005 का मुख्य सूत्र क्या है? तो NCF जो 2005 का मुख्य सूत्र क्या है? तो शिक्षा बिना बोझ के जो है ये मुख्य थीम है उसका। जो NCF 2005 का मुख्य सूत्र क्या है कि शिक्षा बिना बोझ की होनी चाहिए। संवेदनात्मक बुद्धि पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है डेनियल गोलमैन जो है संवेदनात्मक बुद्धि पुस्तक के लेखक हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान में कुल कितना समय लगता है? तो कम से कम 36 मिनट का सूक्ष्म शिक्षण होना चाहिए। सूक्ष्म शिक्षण के जनक अगर पूछ दे कि कौन है, तो ये डिवाइट एलन जो है सूक्ष्म शिक्षण के जनक माने जाते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका कि अधिगम स्थानांतरण के कितने मुख्य प्रकार हैं? तो 3 मुख्य प्रकार हैं। पहला है धनात्मक, दूसरा है ऋणात्मक और तीसरा है शून्य स्थानांतरण। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि जब पूर्व का सीखा हुआ ज्ञान नए ज्ञान को सीखने में बाधा डालता है तो उसे कहते हैं ऋणात्मक स्थानांतरण कहते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका कि प्रेरणा का आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत किसने दिया था? तो प्रेरणा की आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत जो है अब्राहम मॉस्लो ने दिया था। मॉस्लो के पिरामिड में सबसे पहली और बुनियादी आवश्यकता कौन सी है? तो वो है आपका शारीरिक आवश्यकता है। जो मॉस्लो के अनुसार है बुनियादी आवश्यकता वो शारीरिक आवश्यकता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? जो मूल्यांकन है उसका मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कि सीखने में होने वाले कमियों का निदान करना और उपचार करना। जो मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए कि कोई भी बालक अगर कुछ सीख रहा है तो उसकी क्या कमी है, क्या है कमी, उसकी जानकारी प्राप्त करें तथा उसको निदान करने की कोशिश करें। सत्य और असत्य या बहुविकल्पीय प्रश्न किस प्रकार के प्रश्न हैं? तो किसके उदाहरण हैं? तो वस्तुनिष्ठ जो है प्रश्न के उदाहरण है, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के उदाहरण है। बढ़ते हैं अगले। अब देखते हैं पार्ट आ गया आपका 5 में जो है बाल मनोविज्ञान के अन्य महत्वपूर्ण तथ्य जो दिए गए हैं उनको देख लेते हैं। पहला है आपका कि एनिमिज्म या जीववाद पियाजे के किस अवस्था की विशेषता है? तो ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता है। जो जीववाद है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है? आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन जो है किससे संबंधित है? तो ये है अपसारी चिंतन से संबंधित है। आउट ऑफ द बॉक्स जो है चिंतन है अपसारी चिंतन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है आपका कि थॉर्नडाइक के अधिगम में मुख्य नियम कितने हैं? तो 3 नियम है। तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और आपका जो है अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। यानी कि थॉर्नडाइक ने जो है अपना 3 नियम दिया है, अधिगम के 3 नियम दिए हैं। पहला तत्परता का नियम, दूसरा है अभ्यास का नियम और तीसरा क्या है आपका प्रभाव का नियम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि थॉर्नडाइक के अधिगम के गौण नियम कितने हैं? अगर गौण नियम की बात की जाए कि उनके गौण नियम कितने हैं तो 5 गौण नियम है उनके। ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि बचपन का सांप्रदायिक दृष्टिकोण क्या
क्या मानता है? तो अगला इसका आंसर हो जाएगा कि बचपन का एक विशिष्ट और अनूठी अवधि मानता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका कि अधगम वक्र में पठार क्या है दर्शाता है? तो अधगम वक्र में पठार क्या दर्शाता है? तो अधगम में उन्नति का रुक जाना दर्शाता है, ठीक है, अर्थात कोई सुधार न होना। अगला क्वेश्चन है आपका कि स्मृति के मुख्य 3 चरण कौन से हैं? पहला है संकेतीकरण, दूसरा है भंडारण और तीसरा है पुनरुद्धार, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका कि अधिगम असमर्थता शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो ये किए थे सैमुअल किर्क ने। सैमुअल किर्क जो हैं उन्होंने अधिगम असमर्थता शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कब किया था ये? तो 1962 ईस्वी में किए थे। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है आपका, देख लेते हैं। प्रतिभाशाली बच्चों के लिए किस प्रकार की शैक्षिक कार्यक्रमों की आवश्यकता होती है? तो ये है संवर्धन कार्यक्रम की आवश्यकता होती है और संवर्धन कार्यक्रम और त्वरण की आवश्यकता होती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है मंद बुद्धि वाले जो बालक हैं होते हैं सामान्यतः उनका IQ लेवल कितना होता है? तो 70 से कम। 70 से कम IQ लेवल जिनका होता है वो बालक जो होते हैं मंद बुद्धि के होते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका कंडीशनल ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हैं RM गैने जो है कंडीशन ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम RT एक्ट 2009 भारत में कब लागू हुआ था? तो ये 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया था। RT एक्ट 2009 जो है 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका कि RT एक्ट 2009 के तहत किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई है? तो 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनके लिए, और दिव्यांग बच्चों में जो है ये है 6 से 18 वर्ष की आयु तक ले वो बच्चा फ्री में कहीं पढ़ सकता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय प्रवृत्ति के 3 मुख्य माप कौन कौन से हैं? तो पहला है मध्य, दूसरा है मध्यिका और तीसरा है बहुलक। ये मुख्य माप हैं आपका केंद्रीय प्रवृत्ति के, मध्य, माध्यिका और बहुलक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म पुस्तक के लेखक कौन है, यानी किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया है B.F. स्किनर के द्वारा। अगला क्वेश्चन है आपका स्मृति का अंग कौन सा नहीं है? तो ये है चिंतन जो है स्मृति का अंग नहीं है। ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा क्या है? तो ये है रुचि जो है ध्यान को केंद्रित रखने की आंतरिक दशा मानी जाती है। रुचि आपका है आंतरिक दशा मानी जाती है जो ध्यान को केंद्रित रखती है। उसके बाद से अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो ये अधिगम कहलाता है या सीखना कहलाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका कि सांख्यिकी में वह रेखा चित्र जिसमें आवृत्ति को स्तंभों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है स्तंभाकृति कहलाता है, स्तंभाकृति। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका स्तंभाकृति कहलाती है। बढ़ते हैं, देख लीजिए। अब है आपका पिछड़े बालकों के लिए शैक्षिक लब्धि की अवधारणा किसने दी थी? तो ये दी थी सिरिल बर्ट ने जो है ये अवधारणा दी थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है पार्ट आपका देख लेते हैं। पार्ट 6 के अंतर्गत जो प्रश्न पूछे गए हैं अति महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं एवं कथन हैं। इसके अंतर्गत देख लीजिए कौन कौन से महत्वपूर्ण परिभाषाएं दी गई हैं और कथन कौन कौन से वैज्ञानिकों ने कहा है। चलिए देखते हैं। मुझे नवजात शिशु दे दो, यह है आपका। तो मुझे नवजात शिशु दे दो
तुम उसे चाहो तो डॉक्टर, वकील, चोर बना सकता हूँ। यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है जे.बी. वाटसन का है। जे.बी. वाटसन जो कहते हैं व्यवहारवाद के, ये आपका जे.बी. वाटसन जो है व्यवहारवाद के जनक माने जाते हैं। इन्होंने कहा कि मुझे एक नवजात शिशु आप दे दीजिए, मैं चाहूँगा तो उसको डॉक्टर, वकील या चोर बना सकता हूँ। तो ये जो कथन है जे.बी. वाटसन का है, जो व्यवहारवाद के जनक माने जाते हैं। अब है अगला है आपका कि किशोरावस्था बड़े तनाव, संघर्षपूर्ण और तूफान के विरोध की अवस्था है। यह किसने कहा था? तो स्टैनले हॉल ने कहा था। जो है यह जो कहा था स्टैनले हॉल ने कहा था। स्टैनले हॉल ने। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है कि सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। यह कथन किसका है? तो ये क्रो एंड क्रो का है। यह जो है क्रो एंड क्रो का है। सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की प्रक्रिया है। क्रो एंड क्रो का यह कथन है। बढ़ते हैं अगले कथन की तरफ। अगला जो है आपका जो परिभाषा है किसने दिया था देख लेते हैं कि अधिगम, आदर, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है। यह परिभाषा किसने दी थी? तो यह परिभाषा क्रो एंड क्रो ने दी थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका कि प्रगतिशील व्यवहार व्यवस्थापन की प्रक्रिया ही अधिगम है। यह कथन किसका है? तो स्किनर का है। वी.एफ. स्किनर का जो ये कथन है। और इसके बाद से व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। यह कथन किसका है? तो गिलफोर्ड का है कि व्यवहार के कारण जो है व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। यह कथन किसका है? तो गिलफोर्ड का है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत किसने दिया था? तो त्रिआयामी सिद्धांत जो दिए थे वो दिए थे जे.पी. गिलफोर्ड ने जो है बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत दिए थे। अगला क्वेश्चन है कि संवेगात्मक क्रांति किस अवधारणा से जुड़ी हुई है? तो ये किशोरावस्था से, संवेगात्मक जो क्रांति है वो किशोरावस्था से जुड़ी हुई है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका कि बाल्यावस्था, जो अगला क्वेश्चन है आपका कि बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल किसने कहा है? तो ये कहा है रॉस ने। रॉस ने जो है बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल कहा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका कि स्वप्रेम, आत्ममोह की भावना किस अवस्था में सबसे तीव्र होती है? तो ये शैशवावस्था में, प्रारंभिक किशोरावस्था में होती है। प्रारंभिक किशोरावस्था में होती है। बाल केंद्रित शिक्षा, जो बाल केंद्रित शिक्षा है में केंद्र बिंदु कौन होता है? तो बालक होता है। जो बाल केंद्रित शिक्षा है उसमें केंद्र बिंदु बालक को माना जाता है। उसके बाद से निदानात्मक जो है, निदानात्मक शिक्षण का क्या अर्थ है? तो छात्रों के पिछड़ेपन के कारण का पता लगाना है। यानी कि निदानात्मक शिक्षण वही है कि छात्र क्यों कमज़ोर है, किसी चीज़ में पढ़ने में क्यों कमज़ोर है, सबसे पहले उसे पिछड़ेपन के जो कारण है उसका हमें पता लगाना चाहिए। उसके बाद से उसका निदान करना चाहिए। उपचारात्मक जो शिक्षण है उसमें क्या है आपका कि कठिनाइयों का पता लगाने के बाद उनका निवारण करना ही उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका कि वंशानुक्रम के नियम सिद्धांत के प्रतिपादक यानी जनक कौन है? तो ये हैं ग्रेगर जॉन मेंडल, जो मटर के दाने पर प्रयोग किए थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय किसने दिया था? तो ये युंग ने दिया था। सामूहिक अचेतन का जो है संप्रत्यय जो है युंग ने दिए थे। युंग ने इरोस जो है शब्द किससे संबंधित है? तो जीवन मूल प्रवृत्ति से संबंधित है। इरोस जो है आपका जीवन मूल प्रवृत्ति से संबंधित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका कि थैनाटोस शब्द किससे संबंधित है? तो मृत्यु मूल प्रवृत्ति से संबंधित है। मृत्यु मूल प्रवृत्ति से संबंधित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका कि अधिगम के किस सिद्धांत को RS थ्योरी भी कहा जाता है? तो स्किनर की क्रिया प्रसूत सिद्धांत को RS थ्योरी कहते हैं। RS थ्योरी के नाम से जानते हैं। अधिगम के किस सिद्धांत को SR थ्योरी कहा जाता है? जो अधिगम का कौन सा सिद्धांत SR थ्योरी के नाम से प्रसिद्ध है? तो थर्नडाइक का जो है प्रयास एवं त्रुटि का जो सिद्धांत है वो SR थ्योरी के नाम से प्रसिद्ध है। इसके बाद से सशक्त अभिप्रेरण सीखने का सबसे
उत्तम मार्ग है, यह कथन किसका है? तो स्किनर का है। यह कथन जो है स्किनर का है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, चलिए धन्यवाद। यहीं तक आपका क्वेश्चन था। 120 क्वेश्चन आपका समाप्त हो गया। 120 क्वेश्चन आपका समाप्त हो गया। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए तथा वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। ऐसे वीडियो पाने के लिए कमेंट में अपनी राय ज़रूर लिखिए। धन्यवाद।